जिनसे है मानव का पथ, प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, जिनसे दिशा हमको मिली। नित मानवीय मार्ग की पथ मिला निश्चित हमें, थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ, प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, जिनका है चिंतन शुभ यही। कैसे हो मानव सुखमयी, प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा। जिनसे है मानव का पथ, प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ, हेतु निश्चित योजना। पूजता उन हेतु जिनसे है सुसर्जित वसुंधरा। जिनसे है मानव का पथ, प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, जिनसे सुशोभित है धरा। जिनसे है मानव का पथ, प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे। जिनसे सुशोभित है धरा। बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। तो कल जहां हम लोग बात किए थे वहीं से शुरू करेंगे आज। सत्य भाई की जो बात थी ना, थोड़ा वैसे सोचने वाला मुद्दा है, क्योंकि भारत में या पूरी दुनिया में समस्या तो है ही वो, है कि नहीं। जीत भाई ये का कुछ कह रहे, प्रश्न था। हाँ, हम्म, प्रश्न है तो पहले उसको ले लेते हैं, नहीं तो फिर बात में वहीं से शुरू करूंगा जहां से कल छोड़ा था। जीत भाई आपका कुछ प्रश्न था ना कल का, लास्ट में हाँ जिसमें सर, चला गया। वो वातावरण का प्रभाव क्या रहेगा जब अपन जिस स्थिति में जी रहा है, क्वेश्चन था। थोड़ा सा हेलो। सुनाई नहीं दे रहा है हाँ, आज। आवाज नहीं आया भैया ठीक से। हाँ 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 सर, ये वातावरण का प्रभाव हमारे कितना मतलब इफेक्ट करता है। जैसे जीवन विद्या का एक कॉन्सेप्ट आने के बाद हम जिस वातावरण में जी रहे हैं, तो अभी के वातावरण और जो ये जीवन विद्या का कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्या वातावरण रहना चाहिए, होना चाहिए, उसके लिए बात करते हम्म, तो यह वातावरण का तो प्रभाव मनुष्य पे सबसे ज्यादा पड़ता है देखा जाए तो।
ठीक है। हाँ सर। 3 चीजें बाबा जी ने रखा। एक तो वातावरण है, हाँ। दूसरा हमारा अध्ययन, तीसरा संस्कार। इन तीनों के योगफल में ही हमारी सारी जर्नी होती है। उसमें अगर आज की स्थिति देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव वातावरण का पड़ रहा है। हाँ। आप खुद सोचिए, हम अभी कनाडा में रहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम हम्म, अपने बच्चों को पूरे समय होम एजुकेशन कराए। हम्म, उसका एक बड़ा कारण है कि वातावरण जो है वो हमको स्वीकार नहीं है। हम्म, आज हमारा जो बेटा है देवम, नियोमी, अभी हम्म, वो विसनगर के स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ क्यों सर। वहाँ पे है? क्योंकि हमको लगता है कि जो भी वातावरण है उसमें हम कुछ बेहतर वातावरण दे पा रहे हैं। हाँ सर। साथ में ये देखा जाए तो अभी मैं कनाडा में करीब 2007 से रह रहा हूँ। मैं यहाँ रहते हुए सारा अध्ययन किया। हाँ सर। ठीक है। हाँ। और इसी वातावरण में रह कर किया मैंने पूरा। हाँ सर। और मुझे ये वातावरण आज तक प्रभावित नहीं कर पाई है। हाँ सर। मतलब जो भी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है, जो भी यहाँ की जीवन शैली है, उससे मैं हम्म, प्रभावित नहीं हुआ। हाँ। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक दूसरी स्थिति बन रही है। हाँ बड़ों सर। के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम जहाँ भी हैं, अगर हमारा मन मजबूत है, हाँ सर। हमारे अंदर इच्छा तीव्र है, हमारे हम्म, अंदर संकल्प शक्ति उदय हो रही है, तो हमको सत्य ज्ञान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो दोनों चीजें हैं भैया। हम अगर ठीक से प्रयास करेंगे तो जिस वातावरण में हैं आप, हाँ वहीं हाँ। पे आप इसको पा सकते हैं। कई यस। बार क्या होता है कि वातावरण हमारे लिए बहुत सहयोगी हो जाता है, हम आपाधापी में रहते हैं, जहाँ पे हम हाँ। रहते हैं वहाँ संस्कृति जो रहती है वो हमारे ऊपर दबाव डालती है एक तरह से जीवन शैली जीने के लिए। तो ऐसे अगर 8-10 मित्र हैं, उनके बीच में अगर रहते हैं तो थोड़ी सी सहजता तो हो ही जाती है, क्योंकि दिन भर मिलेंगे तो बात क्या करेंगे। अभी मैं जैसे विसनगर में था तो सुबह से शाम तक जब लोगों से मिलूंगा तो क्या बातें करूंगा। हम्म, जाहिर सी बात है, इसी के इर्द गिर्द बातें करूंगा। अब यहाँ पे हूँ, यहाँ मान लो हाँ किसी कस्टमर से मिलेंगे, कुछ होंगे, तो मैं क्या बातें करूंगा? इसकी बातें तो नहीं करूंगा, है ना। हाँ। हाँ ये सारी बातें तो थोड़ा हाँ। बहुत पड़ता है। हाँ और यदि आदमी अपना लक्ष्य स्थिर करे तो उस अर्थ में अच्छा, इसको और आगे से देख सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लो मेडिकल साइंस पढ़ना है किसी हाँ सर। बच्चे को, हाँ, तो अपने गांव में रह के तो नहीं पढ़ सकता है, हम्म, तो कहाँ नहीं जाता पता। है? है ना। तैयारी तो करता है सर। हाँ, तो तैयारी करने के लिए वो जाता है कहीं। हम हाँ कहाँ सर। भेज देते हैं? आजकल तो लोग कोटा वगैरह में भेज देते हैं, अच्छा है कि बुरा है वो नहीं जाता, लेकिन क्यों भेज रहे हैं? हाँ वहाँ वातावरण बना हुआ है, सब लोग वही कर रहे हैं, हाँ। अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या है, उसमें रह करके उसका मन हाँ लग जाता है, सबको देख करके करने लगता है आसानी से। हाँ। उसी बच्चे को यदि घर पे आप ट्यूशन लगा दो तो शायद उतना मेहनत से ना करे। ऐसा हो जाता है कई हाँ। बार, है कि नहीं। हाँ। तो यही हाँ सब सर। है भी। हम हाँ लोग सर। आश्रम में एक तरह का वातावरण होता है, घर में एक तरह का वातावरण होता है। जिसको संन्यास लेना है घर में रह के थोड़ी ना करेगा। हाँ। अगर वो आश्रम में जाता है तो आश्रम में एक वातावरण है, वहाँ की एक दिनचर्या होती है, वहाँ की जीवन शैली होती है। उसमें जैसे जैसे ढलता है वैसा हम्म, बन जाता है ना। ऐसे है। हाँ सर। फिर भी जो मध्यस्थ दर्शन आधारित ज्ञान है, मुझे मेरा जो अनुमान कह रहा है, मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि आप किसी जगह रह करके हाँ सर। आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक। जी। तो ठीक है, और कोई तो प्रश्न नहीं है ना? तो शुरू करें दशरथ हाँ भाई। हाँ, शुरू शुरू कर सकते हैं भैया, शुरू कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, कल के बाद से ही मैं आगे शुरू करता हूँ, क्योंकि कल जो बात हुई थी मुझे लगता है कि एक स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण है वो बात, जिस मुद्दे को सत्य भाई ने उठाया था। और उसको बाकायदा बातचीत करना चाहिए हम लोगों को। नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम लोग कोई आदर्शवादी बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि भाई हम तो किसी चीज को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी आंखें मूंद लें, हम ये कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है गलत सलत उसको होने दें, ऐसा नहीं है। तो उसमें दो भाग है। एक भाग है जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो मेरी क्या स्थिति है और हम कहाँ पे अपना ध्यान लगाएं। दूसरा, जो व्यवस्था में दोष है उसको कैसे दूर किया जाए। और तीसरा, आज कोई तात्कालिक संदर्भ है उसमें क्या आप करते हैं वो आपका पर्सनल कोई चॉइस होगा ही। लेकिन जो मुख्य बात हमारा ध्यान जाना चाहिए कि अभी जो व्यवस्था है वो व्यवसाय केंद्रित है, ये हमको पहले ध्यान जाना चाहिए, है ना। और व्यवसाय के अर्थ में ही सारे संबंध, सारे व्यवहार हमने डेवलप कर लिए हैं। हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो जब लड़का हम ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं, कभी देखा कितना कमाता है, कितना पैकेज है कि नहीं? बहुत सामान्य सी बात है, है। हम हर घरों में होते हुए देखते हैं ना। फिर हमारे जो बातचीत होते हैं, हमारी जो दिनचर्या होती है, हम सुबह से लेकर शाम तक जो अपना पूरा डेली लाइफ में हम कर रहे हैं, आप देखिए उसके सेंटर में क्या है। फिर हम बच्चों को, बच्चे हो जाते हैं, शादी होने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे पैदा हो गए तो हम स्कूल स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में जो भी ज्ञान अर्जन कर रहा है वो किसके लिए करवा रहे हैं, क्या करेगा पढ़ लिख करके। फिर बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी शादी होगी, वापस रिपीट वही, तो फिर वही चीज शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? फिर हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, है ना, ऐसे सब व्यवस्थाएं, वो सब किसके लिए कार्यरत हैं। और फिर हम जो भी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं आज, ज्ञान का मतलब यहाँ सामान्य जानकारी से लीजिए, जो भी हम पढ़ लिख रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। आप देखेंगे तो उसके सभी के केंद्र में अभी व्यवसाय है, ठीक है। ये एक तरीका है। और दूसरे तरीके में क्या हो सकता है कि मूल में है मनुष्य के अंदर ज्ञान, जागृति का होना। ज्ञान के अर्थ में मैं विचार कर पाऊं, विचार पूर्वक मनुष्य व्यवस्था को बनाता है, तो ज्ञान के अर्थ में विचार कर पाऊं। और जो मेरे सारे संबंध हैं, माता पिता, भाई बहन, जो भी हमारे रिश्ते हैं, वो सभी किस अर्थ में सज जाएं, ज्ञान के अर्थ में, जागृति के अर्थ में सज जाएं, राइट। या कह लीजिए व्यवस्था के अर्थ में सज जाए। विचार के साथ जो व्यवस्था बनती है, तो व्यवस्था ज्ञान के लिए और व्यवहार किसके लिए, व्यवस्था में जीने के लिए। और फिर हम व्यवसाय क्यों करेंगे? ताकि जो संबंधों में मेरा दायित्व कर्तव्य है उसका निर्वहन हो पाए, उसके लिए मुझे भौतिक वस्तुओं की भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए फिर हम व्यवसाय करते हैं, ठीक है। ये से दो एक तरीका है ना, दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं। अभी आप सिस्टम में देखिए क्या हो रहा है। तो जब हम व्यवसाय कह रहे हैं तो इसके रूट में क्या चीज है, शरीर। और जब हम ज्ञान कह रहे हैं तो इसके रूट में क्या है, जीवन। बात पहुंचा पाया मैं? दो तरीके से व्यवस्थाओं को सोचा जा सकता है, शरीर को केंद्र में रखकर या फिर जीवन को केंद्र में रखकर, ठीक। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक अमेरिकन व्यक्ति रहे, साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने, उनका नाम था मास्लो। मास्लो ने एक आवश्यकता के आधार पे एक पिरामिड बनाया, और उस पिरामिड में ये बताया कि हमारा मूल जो आधारभूत जरूरतें क्या हैं, और उसमें सबसे प्राथमिक जरूरत क्या है, और अल्टीमेटली हम और कौन सी जरूरतें और किस किस क्रम में पाएंगे। तो उन्होंने एक पूरा एक क्रम बनाया हमारे मानव की आवश्यकता का। तो मैं यहाँ पे इसलिए रखा हूँ ताकि हम इस बात को समझें और व्यवस्था में हमको करना क्या है, किस तरीके से व्यवस्थाएं बदलेंगी, ये समझना जरूरी है। और बहुत सारे लोग हमको कहते हैं कि भाई ये जो जीवन विद्या कह रहा है वही तो मैस्लो भी कह रहे हैं।
तो मैस्लो ने ये जो पिरामिड बनाया, सबसे बॉटम में क्या रखा है आप देख पा रहे हैं? सबसे बॉटम में रखा है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं, कि हर मनुष्य को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, नींद चाहिए, यौन आवश्यकताएं उसकी। तो शारीरिक जरूरतों के आधार पे ये सबसे उसका आधार, जो फंडामेंटल नीड्स हैं वो यही है, बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जब मनुष्य का ये पूरा हो जाता है, पहला वाला नीचे जो लिखा है, उसके बाद दूसरा उसको चाहिए, वो है सुरक्षा की आवश्यकता। उसमें शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, नौकरी की स्थिरता, भविष्य की गारंटी, ये सारी चीजें हैं। आप देखिए कि आप इसी क्रम में आपके अंदर चाहत बनी है या नहीं, आप इन सब चीजों को चाहते हैं कि नहीं। और लोगों ने बहुत शोध किया इस पे कि मानव को चाहिए क्या, मानव को क्या चाहिए, इस पे खूब शोध हुआ है। और काफी शोध के बाद ही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि भाई ये पूरे मानव जीवन को देखा जाए तो हम इन 5 भागों में बांट सकते हैं। तो शारीरिक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा की आवश्यकता है, हमको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो हमको फ्यूचर में, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर आश्वस्ति से भरा हो, राइट? आप देख पा रहे हैं बात अपने में कि हमको ये सब भी चाहिए होता है। तीसरा कह रहे हैं हमको संबंध चाहिए, सामाजिकता चाहिए, प्रेम चाहिए, इसकी भी जरूरत है मनुष्य को, सामाजिकता और प्रेम की भी जरूरत है, ये कह रहे हैं। इसमें हमको परिवार चाहिए, मित्रता चाहिए, प्रेम संबंध चाहिए और सामाजिक स्वीकृति आदि चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा भाग कह रहे हैं हमारी जरूरत है। जब ये पूरा हो जाता है तो कह रहे हैं हमको आत्मसम्मान चाहिए, स्टीम नीड्स उसको बोले, उन्होंने कहा लोग हमको पहचान पाए, हमारी ख्याति दूर दूर तक हो, हमारी जो उपलब्धियां हैं वो सबको पता हो, हमारी एक प्रतिष्ठा हो। तो हम ये भी चाहते हैं। आप देखिए कि हमको ये सब चाहिए या नहीं। और उसके बाद उन्होंने लास्ट अल्टीमेट जो बात बोली कि जो 5वां सब नीड है, जब ये सब पूरा हो जाता है तो फाइनली मनुष्य को क्या चाहिए, उसका उन्होंने नाम रखा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मुझे नहीं लगता है अनुभव उनको मालूम है, तो हिंदी में हमने उसका देखा तो आत्म साक्षात्कार या आत्मदर्शन भी कहा जा सकता है भारतीय संदर्भ में। हम क्या चाहते हैं, अपनी पूर्ण क्षमता का विकास चाहते हैं, हम सत्य के खोजी हैं, हमको सत्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, नैतिकता क्या है ये पता होना चाहिए, नैतिकता से जीना चाहते हैं, हम अपने जीने के उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हैं। ये 5 चीजें हम चाहते हैं। देख पा रहे हैं आप कि हमारे अंदर ये चाहत बनी हुई। और सामान्य लोगों से बात बोलेंगे तो बोलते हैं कि भूखे पेट न होए भजन गोपाला, ऐसे कुछ है ना, एक कहावत। जी भैया। है ना? तो कहते और भैया पहले तो हमको रोटी कपड़ा चाहिए ना, ये होगा तब तो हम भजन करेंगे। बिल्कुल तो भैया। और हमारे यहाँ भी कहावतों में यही प्रचलन में है। ठीक है, तो ये सब जी कहावतों में भी है। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी गहन शोध के बाद यही निष्कर्ष निकाले हैं। सब मानव का जो भी जीने का तरीका है उसके अध्ययन के बाद उन्होंने ऐसा एक क्रम पहचाना। ठीक, हम अगर मध्यस्थ दर्शन को देखते हैं तो इसमें क्या है, जीने के 4 आयाम बताया गया है। आप लोगों ने सुना होगा जीने के 4 आयाम, अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम। ये 4 आयाम है जीने के। तो जो नीचे का 2 आयाम है मैस्लो हायरार्की में, तो मैस्लो के हायरार्की में जो नीचे के 2 आयाम है वो शरीर से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो शरीर से संबंधित है वो हम लोग व्यवसाय आयाम में उसको देखते हैं। और शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, भौतिक वस्तुएं चाहिए, उसकी उपलब्धता बनी रहे।
ये जो है इसको हम लोग प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये जो तीसरा वाला यहां दिख रहा है संबंध सामाजिकता, इसको हम व्यवहार आयाम में रख रहे हैं। तो हम संबंधों में तृप्ति चाहते हैं, ये हमारा सामाजिक क्षेत्र है, सोशल डोमेन। ये नेचुरल डोमेन हो गया, इन्वायरमेंटल डोमेन, ये हो गया सोशल डोमेन। और यहां पे आप जो देख रहे हैं ये विचार आयाम है प्राइमरली। हम व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक अपनी पहचान चाहते हैं, इसीलिए हमको अन्याय बर्दाश्त नहीं होता, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हम अपने में ऐसा देखना चाहते हैं कि मैं अन्याय के साथ नहीं खड़ा हूं, मुझे तो न्याय चाहिए, व्यवस्था चाहिए। और इसको आप एक तरह से मानसिक या इंटेलेक्चुअल डोमेन कह सकते हैं, बौद्धिक क्षेत्र कह सकते हैं। और जो ये लास्ट है सबसे ऊपर का, ये है अनुभव आयाम। मनुष्य इसमें सत्य को जानना चाहता है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो स्पिरिचुअल डोमेन, इंटेलेक्चुअल डोमेन, सोशल डोमेन और इकोलॉजिकल डोमेन, ये चार क्षेत्र हैं। तो हमने, अगर आप देखेंगे 4 आयाम में ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। आप समझ रहे हो? क्योंकि नीचे का 2 शरीर भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित है, ये वाला जो प्राइमरली है भाव केंद्रित है, ये विचार केंद्रित है, और ये अनुभव केंद्रित है। बात पहुंचा पाए हमें? इतना स्पष्ट हुआ? हाँ भैया, जेपी भैया का हैंड रेज था। जी जेपी भाई। जी भैया नमस्कार। ये जो नमस्ते। अभी आप जो चार्ट अभी आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इस चार्ट को तो भैया देख के नीचे से वही लग रहा है कि वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब सब कुछ पहले शारीरिक आवश्यकता है, फिर ये आवश्यकता है, वो पूरी करके लास्ट में अनुभव को देख रहा है वो। हाँ और शायद कहीं ना कहीं ये हमारी पहले यही था। हाँ, और आज भी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, पूरी व्यवस्था में हम सब देखेंगे हमारा पर्सनल जीवन और जो समाज में हो रहा है, सब जगह आपको यही दिखाई देगा। आज भी हम जो दिनचर्या अपनी है उसमें हम ज्ञान के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी नहीं है, रोटी दाल का ही सबसे पहला जुगाड़ रहता है, सर्वाइवल। क्यों हुआ ये? क्योंकि हम शरीर मूलक विधि से ही सारी चीजों को सेट कर दिए हैं, ये समझना जरूरी है। तो इन व्यक्ति ने जो उन्होंने रिसर्च किया ये गलत नहीं किया है, क्योंकि ये मानव में बैठा हुआ है आज की स्थिति में। तो हम अगर ये देखेंगे आज हम क्या कर रहे हैं, व्यवसाय आयाम को केंद्र में बनाकर हम सब जी रहे हैं, लेकिन हम सभी आयामों में पूर्णता की चाहत हमारे में है। हम सभी आयामों में पूर्ण होना चाहते हैं, ये आपको जांचना है कि क्या आप किसी एक आयाम में चाहते हैं या संपूर्ण आयामों में पूर्णता चाहते हैं, क्या चाहते हैं। ठीक है, जी इतनी भैया। बात स्पष्ट है? क्योंकि इसको समझना जरूरी है, और तब हम व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छे कार्यक्रम को सोच सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने सोच विचार को कार्यक्रम के रूप में। लेकिन अगर हमारे सोच में ही गलती हो जाएगी तो जो भी हम करेंगे उससे बहुत सारा कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे भैया एक एक और मैं चीज और देख, दिखाता हूँ। हाँ भैया एक चीज और देख पा रहे हैं इसी को पिछले वाले चार्ट पे। अभी हाँ इसको जब हम देख रहे तो ये चाइना में है। हाँ, मतलब और ऊपर वाला तो इसको सब चाहना में ही है, बल्कि इसको सभी उल्टा, चाहना में एक्चुअली। इसको अगर हम उल्टा कर दे तो ये होना में हो जाए। हाँ वही, यह यहाँ मैं वही कह रहा था कि अभी हाँ नहीं, व्यवसाय केंद्र में है, हाँ वह भैया बिल्कुल जिस वही है। व्यवसाय के लिए मैं व्यवहार कर रहा हूँ उसी व्यवसाय के लिए मैं विचार कर रहा हूँ, व्यवस्था बना रहा हूँ, और उसी के लिए सारी समझ, सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। जी भैया, बढ़िया भैया। जबकि होना क्या था? होना था मूल में ज्ञान, जीवन। तो अगर हम व्यवसाय करेंगे तो हम व्यवसाय को केंद्र में किए क्यों? तो इसको मैं यहां बता रहा था कि अभी मेरे केंद्र में क्या है, व्यवसाय। देख रहे हैं आप? उस व्यवसाय के लिए हम क्या कर रहे हैं, व्यवहार। और उस व्यवहार के, उस व्यवसाय के अर्थ में भी क्या कर रहे हैं हम ऊपर,
विचार। तो विचार कर रहे हैं ताकि व्यवहार ठीक हो जाए, और व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ताकि व्यवसाय बना रहे। अभी भी बहुत सारे जो भाई लोग साथ में रहते हैं, उसका एक बड़ा स्वरूप इसी को केंद्र में रखकर है। जी संजय भाई। मैं ये पूछना चाहता था, जो आम आदमी है हम्म वो पूरक बनना चाहता है, और हम उनको ये कर रहे हैं कि तो वो पूरक बन के कुछ करना चाहता है, और जरूरत पड़ने पर वो अपनी जो जरूरतें है उसको में बाजू में रख देता है ज्यादातर आम आदमी, उसका यहाँ कहीं, और वो पूरक बनना चाहता है, उसका कहाँ जिक्र नहीं आ रहा है। उससे उसको नहीं, अलग टाइप का समाधान मिलता है, और वो चाहता है। हम्म नहीं, मतलब ये आम आदमी हो या खास आदमी हो, मानव होगा तो हम लोग अभी समझ ये रहे हैं कि मनुष्य के अंदर पूरे जीने का फैलाव कितना है, क्या क्या उसको चाहिए। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में अधूरापन नहीं चाहता, अपूर्णता नहीं चाहता। पूर्णता की प्यास हम सब में है। तो कई बार सही समझ ना होने के कारण, या कह लीजिए भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्र में होने के कारण, सुविधा संग्रह केंद्र में होने के कारण, जो हमारे जीने का ढंग है, जो जीवन है, वो शरीर के लिए, संवेदनाओं के लिए, सुविधा के लिए पूरा टूट पड़ा है। और जब उसको कुछ अच्छा करना होता है समाज में, जैसे यही है कनाडा में, कुछ लोग बढ़िया लगता है कि नहीं भाई हो गया, आप कब तक अपने लिए जिंदगी जीते रहेंगे, हमको कुछ बड़ा करना है, तो वो फिर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह के ज्वाइन कर लेते हैं। और जो गरीब मुल्क हैं, अफ्रीका या बाकी जगह, उस जगह के लिए यहाँ फंड वगैरह इकट्ठा करने लगते हैं। फिर वहां जाकर करते हैं कुछ काम। क्या करते हैं वहां जाकर उन बच्चों को एजुकेशन का बड़ा काम करते हैं कि भाई उनको शिक्षा दिया जाए, जहां भी एजुकेशन नहीं पहुंचा है पहुंचाया जाए। अब वो अगर फिर से एजुकेशन देखेंगे तो एजुकेशन किसके लिए दे रहे हैं? तो वो एजुकेशन अपने में फिर वही नौकरी, व्यापार, इसी आदि आदि के लिए ही दिया जा रहा है। तो अंत में क्या हो रहा है कि चाहत होते लेकिन हुए भी मैं ये हमारा जो कहना चाह रहा कार्यक्रम है। हूँ हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समझ, जो गलत, जो मीडियम मिडिल क्लास है या हायर मिडिल क्लास है, उसमें समझ गलत होने की वजह से आप जो एनालिसिस कर रहे हैं आज के समाज का, वो उनको ज्यादा लागू होता है। जो निचले तबके का या सामान्य तबके का आदमी है, उसकी समझ जबकि काफी बेहतर है। हम्म, भैया इसमें तो ये थोड़ा सोचना गलत पड़ेगा। संस्कारों की वजह से ऊपर हम्म, वाले, मतलब जो हमको दिखते हैं लोग, उनमें वो गलत रास्ते से जाना ज्यादा दिख रहा है। लेकिन हाँ जो बस। आम आदमी है, वो, हम्म, उसकी समझ काफी बेहतर है। ये मेरा अनुभव है। हाँ, मैं भी वैसे तो छोटे से जगह से ही पला बड़ा हूँ, है ना, और उत्तर प्रदेश में ही मैं पला बड़ा हूँ। तो ऐसा आज तो की नहीं। स्थिति में नहीं, आज की स्थिति में भी मैं काफ़ी रहता हूँ इंडिया में, और छोटे से, अभी भी मैं बहुत छोटे से टाउन में ही रहता हूँ। 8 महीने अभी वहाँ था, अभी नियोमी वहीं है, हम लोग पढ़ाते भी बच्चों को, तो मिलना जुलना होता। लेकिन एक मोटा मोटा देखेंगे ना, तो दो तरह की जीवन शैलियाँ हैं। एक ग्रामीण जीवन हाँ, शैली है ना। एक ग्रामीण जीवन शैली है जिसमें प्राइमरली सामान्य लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाएं, 100 साल पहले जाएंगे, तो ज्यादातर जो जीवन शैली है ग्रामीण जीवन शैली है, कम से कम भारत में। और अगर हम दूसरा जीवन शैली देखेंगे तो शहरी जीवन शैली है। अब दोनों के केंद्र में देखेंगे तो जो ग्रामीण जीवन शैली है उसमें श्रम है। क्यों? क्योंकि उसका मूल जो आधार है वो कृषि, कृषि आधारित जीवन शैली है। उसमें जो जीविकोपार्जन है वो डायरेक्ट धरती के साथ जुड़कर होता है। तो धरती अपने में रियल वस्तु है। जब उद्योग आधारित व्यवस्था आई तो इसमें एक और दिक्कत आ गई है।
उद्योग आधारित व्यवस्था में। इसमें व्यापार आदि घुस गया। तो व्यापार आदि घुसने से मनुष्य के अंदर काफी करप्शन आ गया। आप सही कह रहे हो कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इसमें जा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं वो जो सामान्य सरलता थी उसमें काफी अब ये लोग चालाकी, धूर्तता, ये सब में आ गए लोग। तो दो तरीके की जीवन शैली हमको दिखाई दे सकती है। एक के केंद्र में उद्योग है और एक के केंद्र में कृषि है। लेकिन उद्योग या कृषि दोनों है क्या, एक व्यवसाय है, यह समझना जरूरी है। ये जो ग्रामीण जीवन शैली थी उसके भी रूट में व्यवसाय ही है। वो व्यवसाय से परे नहीं सोच पा रहा है क्योंकि जीवन अभी पहचान ही नहीं आया। शरीर मतलब ये जो सर्वाइवल है वो बहुत बड़ी चीज है। और आज नहीं, अगर शुरू में जब मानव आया हंटर गैदरिंग या उसके जब जंगल एज में रह रहा है ना, या शिला युग में रह रहा है या धातु युग में रहा है, तब भी जंगल युग में भी मनुष्य के लिए एक बड़ा काम है सर्वाइवल। उसके शरीर का भरण पोषण, उसका संरक्षण, और दूसरे जानवर उसको खा न जाए, बाकी दूसरा कबीला उसको मार न ले, उसके लिए बचाओ, ये उसको करना ही पड़ता है। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो शरीर है और उसको केंद्र में रखकर ही पूरी चीजें डेवलप हो रही हैं। तो हमको ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि रूट में व्यवसाय है, व्यवसाय के अर्थ में व्यवहार, उसी के लिए फिर विचार और अनुभव जिसको कह रहे हैं सामान्य अनुभव। सामान्य अनुभव आदमी इंद्रिय अनुभव को ही अनुभव मानता है और उसको सत्य भी मानता है। वो विज्ञान में भी वही सत्य है। अगर हमको कोई चीज ये प्रूव करना है कि ये सही है तो एम्पिरिकल एविडेंस में आना चाहिए। जो एम्पिरिकल एविडेंस में आ जाएगा, इंद्रिय अनुभव में आ जाएगा, उसको हम सच मानते हैं। तो इस तरह से ये चार जो स्थितियां हैं उसमें अगर हमारा ये ध्यान जाए कि अभी तक मानव व्यवसाय को सेंटर रखकर पूरे चीजों को कर रहा है। जी प्रशांत भाई, आप कुछ कह रहे थे क्या? हाँ नमस्कार महेंद्र भाई, मैं संजय जी की बात पे कहना चाहता था कि उन्होंने कहा कि जो कोई पूरक बनना चाहता है कोई इंसान, तो वो इसमें प्रावधान नहीं दिख रहा है इस चित्र में। तो मेरा ख्याल है कि पूरक अगर वो बनना चाहता है तो वो विचार है उसका, जो पॉजिटिव विचार है, जो अनुभव की तरफ ले जाने वाला है, तो विचार वाले आयाम में तो वो आ ही जाता है। और ये जो है ये जनरल फ्रेमवर्क है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो परिस्थितियां इंसान की या उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो, और अपॉर्चुनिटीज अगर है तो समझ अगर होगी तो वो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा और अनुभव की तरफ जाएगा। तो ये कॉमन फ्रेमवर्क है और हर व्यक्ति अपनी अपनी चेतना के विकास की स्थिति के अनुसार अपनी यात्रा करता है। तो मेरा ख्याल है इसमें आ जाती हैं चीजें, वो पूरक बनने की इच्छा भी आ जाती है। व्यक्तिगत रूप से जैसे मेरी लाइफ और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हम लोग सामान्य लाइफ से ही आगे बढ़े हैं। हमारे पिताजी साइकिल मरम्मत करते थे छोटे से टाउन में। वो एक घूमती थी टीन शेड का, हम्म। उसके अंदर कुछ पिलास और पंचर बनाना ये करते थे। 8-10 रुपए कमा ले, यही बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। जी। पढ़े लिखे थे नहीं। मेरी मम्मी क्या है, बीड़ी जो होता है उसको रोल हम्म। करती थी। उसके बाद क्या है, एक वहाँ गोदाम होता है जहाँ पे गोंद आता है सब, उसको फोड़ना। हम्म। 7-8 हम्म। फोड़ती थी। बबूल ठीक का है, तो जो। हम लोग तो सामान्य घर से ही आए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम छोटेपन में भी देखें तो भी मेरे अंदर जिज्ञासा है, प्रश्न है, हम्म। हमको उत्तर चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम गरीब है तो हमको सत्य नहीं जानना है, और गरीब हैं इसलिए हमको समस्या चाहिए, अव्यवस्था चाहिए, ऐसा भी नहीं है। हमारे अंदर भी कोई कोई जगह आता है भाई व्यवस्था क्या होगी। हम भले ही छोटे से इलेक्शन होते हैं, मान लो छोटे टाउन में वो म्यूनसिपालिटी की इलेक्शन होती है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हम लोग। लेकिन इलेक्शन का मंजर समय आ भैया जाता है, मैं पूरा ये कहना भागीदारी चाह करना रहा था, चाहते हैं, है ना? हाँ
मैं ये कहना चाह रहा था, आम आदमी जो है वो देखो, अनुभव समझो, वो भी जानता है कि शरीर नश्वर है। वो उसका मतलब वो जो जब भी उसको चाहे कितनी भी फिजिकल नीड्स उसकी सेटिस्फाई ना हुई हो, लेकिन वो और वो भी अपना ज्ञान, उसको भी ज्ञान होता है, वो भी चाह, और उसकी वजह से उसका जो आज का बर्ताव है, अगर उसको समय मिले, संधि मिले, तो वो पूरक बनता है। ऐसा नहीं कि चाहे उसकी फिजिकल नीड ना भी सेटिस्फाई हो, लेकिन वो बाकी का ज्ञान तो इकट्ठा करते रहता है कि शरीर नश्वर है, ये वो सारा उसके पास होता है, और वो करता है अपने हिसाब से। आम आदमी ज्यादा दिक्कत ये बीच के लोगों की वजह से है कि जो मतलब ऐसे मुझे लगता है नहीं आज ठीक है, के मतलब आप समाज जो में। अनुभव होंगे आप अपने और अनुभव के आधार और नहीं ये कह रहे जो हो, लेकिन 4 स्टेप्स जो हैं, ये मेरा ख्याल है थोड़ा पैरेलल भी रहता है, ओवरलैपिंग भी इसमें होता है। ये भी नहीं है कि हाँ, व्यवसाय का वही काम हो वही जाएगा मैं उसमें। कहना हाँ चाह रहा जी, हूँ। बिल्कुल। नहीं ओवरलैपिंग भैया, तो है। भाई थोड़ा सा जी करते हैं क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा ना तो बहुत अलग ही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, किसी को यदि शरीर नश्वर है ये पता है, इसका मतलब जीवन अमर है और जीवन नाम की चीज होती ये नहीं पता होता है। पता होने का हम्म, नाम ये नहीं कि शरीर नश्वर है। पता होना है कि मैं और शरीर, जीवन और शरीर दोनों मिलकर सहअस्तित्व है, जीवन अमर है, इसको देख पाना। और अभी क्या हो रहा है कि मैं शरीर में हूं, लेकिन मैं शरीर से अपने को भिन्न नहीं देख पा रहा हूं। ये जो मैं हूं अमर इकाई, उसको नहीं देख पाना, ये अज्ञान है। शरीर नश्वर है ये पता हो जाना, इसको ज्ञान नहीं कह सकते अभी। जीवन ज्ञान ज्ञान है, आप समझ रहे हो? तो लोगों में सेंस तो होता है क्योंकि शरीर तो मरता ही रहता है। अब मरता रहता है तो उसको नश्वर बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात है भाई? हर आदमी जाता है, वो जब कोई मृत्यु हो जाती है, फूकने जाता है तो तुरंत उसको याद आता है कि भैया क्या कर रहे हैं हम, क्यों जन्मे हैं। और वहां से आता है 10 मिनट बाद, सड़क पे आते आते फिर से वही कहानी शुरू। क्योंकि जीवन और शरीर का जो सहअस्तित्व है उसमें जीवन नाम की वस्तु अभी हमको नहीं दिखी है। जीवन का दिखना, शरीर से भिन्न जीवन है, जीवन ज्ञान होना ज्ञान है। और ये जो पूरा अस्तित्व है यह सहअस्तित्व स्वरूप में है, ये ज्ञान ज्ञान है। और इसमें जो मानव है उसका एक निश्चित आचरण है। मनुष्य अकेली कोई चीज नहीं है। मनुष्य के आचरण में 3 भाग है, मूल्य, चरित्र, नैतिकता। तो मनुष्य परिवार, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था से अविभाज्य है। ये ज्ञान ज्ञान है। नहीं तो गांव में भी लाठियां रहती थी और जरूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल भी कर लेते थे लोग। गांव कोई अखंड जगह नहीं है। गांव में भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। गांव में रहते हुए जो हमारे मंत्र आदि हैं, आप उसको भी देखेंगे तो भी हम क्या कहते हैं, उस जगह पे आप देखेंगे तो मनुष्य अभी अखंडता का विचार नहीं कर पाया है। धरती एक है, अखंड है, और मानव समाज अखंड है, ये अभी नहीं कर पाया। अभी भी जातियां हैं भारत में। ये जीवन विद्या से इतर अभी भी चल रहा है। अभी वो चीफ जस्टिस भारत के, उनके ऊपर काफी वीडियो वगैरह सर्कुलेट हुआ है, राइट? तो भले ही, लेकिन वो थी सब चीजें भारत में ही है। अभी मानव मानव अखंड है, ये दूर के विचार है। और फिर परिवार हमने ऐसे बनाए हैं जिसमें अपना पराया है। परिवार को हम व्यवस्था के स्वरूप में भी नहीं पहचान पाए। मोह और विरोध, राग और द्वेष अपना पराया से मुक्त परिवार नहीं बना पाया। ठीक है? और कोई व्यक्तिगत प्रयास से कहीं पहुंच भी गया हो, लेकिन यह सामान्य अनुभव नहीं है हमारे। सामान्य सब जगह देखेंगे तो मनुष्य अभी भी व्यवसाय केंद्रित ही है, क्योंकि शरीर मूलक जी रहा है।
शरीर उसके केंद्र में है, तो व्यवसाय करना लाजमी बात है, करेगा। भले ही वो हरि का भजन कर रहा है, लेकिन वो भी भय से करता है फिर। और भय का रूट है स्वयं को शरीर के साथ पहचानने से, उससे भय आता है। स्वयं को शरीर के साथ पहचान होने से ही भय, और स्वयं को शरीर के साथ पहचान होने से ही प्रलोभन, ये दोनों मनुष्य के अंदर पैदा होते हैं। तो भय और प्रलोभन का रूट जीवन अपने को शरीर के साथ पहचानता है, और वो अगर ईश्वर में भजन भी कर रहा है तो भय से मुक्ति का प्रयास है फिर, क्योंकि पहचान उसकी वहीं से है। तो आप देखेंगे तो शरीर बहुत ही पावरफुल चीज है, और शरीर के ग्रिप में पूरा जीवन है, उस पे बेस्ट चीजें होती हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब विचार, ये नहीं कि गलत सही बात नहीं चल रही है। देखो बात क्या चल रही है, समझने की चल रही है कि कहाँ से चीजें बदलेंगी, हमको करना क्या है। और मनुष्य इंद्रिय अनुभव को ही अभी तक सच मानता है। हम गए कहीं घूमने गए, मान लो हम केरला में घूमने गए, हमको बहुत अच्छा लगा, तो ये जो मेरा अच्छा लगना अनुभव हमको सच लगता है, हमको लगता है कि ये मेरी फीलिंग है और सही है, अभी इसी को सत्य मानता है। कोई खाना खा लिया उसको सही लगता है, अच्छा लगता है, उसको सच मानता है। मेडिटेशन किया, थोड़ा सा आत्म शांति मिली, उसको सच मानता है। अभी तो ऐसा ही है, तो इंद्रिय अनुभव को ही सही मानता है। आप समझ रहे हो? तो ये जो चारों आयाम है, अगर इन हर मनुष्य हर आयाम पे सोच ही रहा है, ऐसा नहीं कि एक आयाम पे सोच रहा है, उस सत्य के बारे में भी कुछ सोच रहा है, कुछ नहीं तो ईश्वर सत्य है, या भौतिकवाद में भी कोई सत्य होगा, या सत्य नहीं है, सोच तो रहा है उसके बारे में, विचार भी कर रहा है, व्यवस्था के बारे में सोचता है वो। संबंधों के बारे में भले लड़ाई झगड़े हो, लेकिन संबंधों में तो भिड़ा हुआ है वो, कुछ काम करता ही है। ये है बेसिकली। और चारों में है। अब चारों में सेंटर देखेंगे तो शरीर होने के कारण व्यवसाय उसके केंद्र में है। आज भी हमारी दिनचर्या में जो बड़ा भाग है, हमारे जो हम एवरीडे लाइफ जीते हैं, उसमें बड़ा भाग हम व्यवसाय के लिए ही देते हैं। आज मतलब 8-10 आज 7-8 घंटे सोने में देते होंगे, कुछ नित्य क्रियाकर्म में देते होंगे, और जो बाकी मेजर भाग है वो व्यवसाय के लिए देता है आदमी। आप पढ़ाई लिखाई को देख लीजिए, पूरा एजुकेशन व्यवसाय से सेंटर है। आप एजुकेशन से चाहते क्या है? अल्टीमेट ज्ञान पाना नहीं चाहते एजुकेशन से। एजुकेशन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आके जाकर हमारे कैरियर में कोई सेटिंग हो जाए। कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता, पूरे वर्ल्ड में है आज। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, क्योंकि वो जो जहां से समाधान आएगा उस पर थोड़ा सोचते हैं हम लोग। तो मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है, उसी को उल्टा आप देखिए। तो रूट में क्या है? मूल में अनुभव है, और अनुभव के अर्थ में मेरा विचार होना। तो अब ये जीवन सेंट्रिक हो गया। उधर व्यवसाय होने से शरीर सेंट्रिक है, अनुभव होने से जीवन सेंट्रिक है। तो एक तरह का पूरा जीवन शैली है, ग्रामीण या शहरी जीवन शैली, उन दोनों विधा में शरीर केंद्रित ही है। अभी एक तीसरी विधि आ रही है जिसको कह रहे हैं कि रूट में जीवन है, जीवन में जागृति मुख्य बात है। अस्तित्व में जो मूल बात है वो है जीवन में जागृति। भौतिक रासायनिक वस्तु के आधार पर जितनी व्यवस्थाएं होनी थी ऑलरेडी संसार में प्रकट हो चुकी हैं। अब जो व्यवस्था है वो भौतिक रासायनिक वस्तु के आधार पे या शरीर के आधार पे संभव नहीं है। अब अगली जो व्यवस्था है वो चेतना के विकास के आधार पे ही होगा, और चेतना के विकास का मतलब है ज्ञान संपन्नता, और ज्ञान है अनुभव ज्ञान। तो कुल मिलाकर के भ्रम से जागृति की यात्रा है मनुष्य की। तो रूट में अनुभव है, अनुभव पूर्वक ही मनुष्य में जागृति होती है।
और उस जागृति के अर्थ में संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। मनुष्य को विचार किस अर्थ में करना है? ताकि मनुष्य के अंदर जागृति हो जाए और उसकी निरंतरता बनी रहे। तो जीवन के अर्थ में फिर विचार करना है कि जीवन के कार्यक्रम को कैसे पूरा किया जाए, वो सदा कैसे बना रहेगा। और उस व्यवस्था के अर्थ में, ये जो व्यवस्थाएं बनती हैं उसको, उसके अर्थ में सारे संबंध बनते हैं। तो इस तरह से जागृति और व्यवस्था के लिए ही हमारे सारे संबंधों के ताने बाने हैं। तो माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी, गुरु शिष्य, मित्र साथी सहयोगी, ये सभी संबंध व्यवस्था संबंध किस अर्थ में है? ताकि व्यवस्था सुनिश्चित हो, ताकि मनुष्य में जागृति हो। और तभी जब मेरा संबंध व्यवस्था और जागृति के अर्थ में होता है, तब हर एक मानव के साथ मैं अपनी पूरकता को देख पाता हूं। अब मैं समझता हूं कि संबंध ही पूरकता है। रिलेशन इक्वल कॉम्प्लीमेंट्रीनेस, संबंध बराबर पूरकता। संबंध और पूरकता दो चीजें नहीं है। और इन संबंधों के निर्वाह के लिए फिर हम कोई व्यवसाय भी करते हैं, और उस व्यवसाय से संबंधों में दायित्व कर्तव्य का निर्वहन हो पाना और प्रकृति में संतुलन प्रमाणित होना। तो दो मनुष्य के संबंध हैं, एक मानव संबंध और एक नैसर्गिक संबंध। मतलब मानव संबंध में साथ और नैसर्गिक संबंध में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था के साथ संबंध। ये दोनों संबंधों में मैं पूरा हो जाता हूं तो मेरे अंदर भाव की निरंतरता बनती है। इन संबंधों के निर्वहन के लिए, ये जो मानव और नैसर्गिक संबंध है, इनके निर्वहन के लिए अब मैं व्यवसाय करता हूं। तो व्यवसाय में एक भाग समृद्धि है, दूसरा भाग संतुलन है। तो हम मानव परस्परता में जो हमारी पूरकता है उसका निर्वहन भी कर पाए व्यवसाय पूर्वक, और प्रकृति में संतुलन प्रमाणित भी कर पाए। इस तरह से हमको नियम का, हमारे अंदर नियम की स्पष्टता होती है। तो मनुष्य को मूल रूप से ये चार चीजें चाहिए। हमको सत्य में अनुभव अर्थात ज्ञान संपन्नता चाहिए। सत्य में अनुभव या ज्ञान संपन्नता का फल है जीवन में आनंद, निरंतर सुख। इससे क्या है? भ्रम अज्ञानता से मुक्ति मिलती है हमको। और दूसरा है, अगर हमको सत्य में अनुभव हुआ तो इस आधार पर मेरा विचार धर्मपूर्ण हो जाता है। धर्मपूर्ण विचार से हम सर्वतोमुखी समाधान या व्यवस्था को स्थापित कर पाते हैं। इस तरह से हम अव्यवस्था, समस्या, मतभेद, संघर्ष, युद्ध आदि से मुक्त होते हैं। हमारे अंदर ऐसे विचार ही नहीं है जिससे कोई संघर्ष पैदा हो। और यदि हमारा विचार ठीक है तो इस विचार के आधार पर अब हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा संबंध है, उस संबंधों में हम न्याय कर पाते हैं। अब एक ऐसे परिवार की अवधारणा बनती है जो परिवार अपना पराया ना हो करके वो एक व्यवस्था की एक मूलभूत इकाई बन जाती है, और उसी परिवार में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पलता है। इस जगह पे आकर हम अपना पराया, राग द्वेष, मोह विरोध, अन्याय अतृप्ति आदि से मुक्त हो जाते हैं। और फाइनली जो व्यवसाय है, वो व्यवसाय अब हम नियम पूर्ण तरीके से कर पाते हैं, जिससे समृद्धि होती है। और समृद्धि होने के कारण जो समाधान मेरे परिवार में था, वो समाधान अब दूर दूर तक फैलता है। और मनुष्य जीवन में अभाव, लाभ, हानि, मानव का शोषण, प्रकृति का दोहन, अमीरी गरीबी, इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो जीने के चार आयाम में ये सारी सेटिंग हो जाती है। यदि हमारा जीवन जीने का ढंग शरीर केंद्रित ना होकर के जीवन केंद्रित हुआ तो पूरी चीजें तुरंत ही बदल जाती हैं। ठीक है? ठीक है भाई, ये अपने कोई- पास ये चैट बॉक्स में जरा देखना।
कैन यू गिव? नौ भाई जी, मुझे लगता ही था कि आप प्रश्न पूछोगे, और अच्छी बात है। तो उदाहरण स्वरूप में यही है कि जो हम देखो, उदाहरण में तो आप भी बन सकते हो, वो तो लगने की बात है। आप अपने अंदर पहले जांच कर देखिए, आपका जो मेन ड्राइव है, वो मेन ड्राइव, आप हर काम सुख के लिए करते हैं, निरंतर सुख के अर्थ में ही आप क्रियाशील हैं। आप कोई भी काम ऐसा करते ही नहीं है जिसका फल में सुख ना आए और आप करेंगे, ये नहीं होता है। सुखी हो ना हो वो अलग विषय है, लेकिन करते क्यों हैं? आप सुख के लिए करते हैं। और आपके बचपन से ही आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके पास प्रश्न है, और हो सकता है आज भी जिज्ञासा है, आज भी प्रश्न है, तमाम प्रश्न हैं आपके जो जीवन में अनुत्तरित हैं। और वो प्रश्न अस्तित्व को लेकर हो सकता है, जीवन को लेकर हो सकता है, और हमारे जीने को लेकर हो सकता है। 3 तरह के प्रश्न होते हैं: अस्तित्व, जीवन और हमारा जीना। परिवार में कैसे जीना है, समाज में कैसे जीना है, और व्यवस्था में कैसे जीना है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं वो सत्य से जुड़े हुए आप ही के हैं। आप अपने अंदर जांच कर देखिए, आप ऐसा होता हुआ देखना चाहते हैं, आप अपने विचार में समाधान चाहते हैं, ये भी देखिए। आप एक ऐसा विचार चाहते हैं जो सीमित ना हो, संकीर्ण ना हो, जो सर्वशुभ के अर्थ में हो, सभी के बारे में सोचता हो। और आप जो भी सोचे उसके हर एक मुद्दे पे आपको समाधान चाहिए, ये आपको चाहिए, आज भी चाहिए। और आप जैसे भी संबंध में जिनके साथ भी हैं, उन संबंधों में आप न्याय चाहते हैं, आप तृप्ति चाहते हैं, संबंध में आप मूल्य चाहते हैं, भाव चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संबंधों में टकराहट चाहता है, ये आपके अंदर चाहत बनी हुई है। और आप जो भी काम कर रहे हैं, खाली काम से अमीर गरीब नहीं होना चाहते, आप समृद्धि को अनुभव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन से अभाव खत्म हो जाए, ये आपकी चाहत है, और ये सर्वमानव की चाहत है। ये 4 आयाम में मनुष्य सोचता विचारता ही है। ऐसा नहीं है कि उसको खत्म कर सकते, क्योंकि आत्मा तो बैठी है, आत्मा को तो मार नहीं सकते, विचार को मार नहीं सकते। व्यवहार हम करते ही है, मानव से बातचीत करते ही हैं हम, और काम कुछ करते ही हैं। चारों आयामों में आज भी अधूरे हों पूरे हों, आदमी उससे जूझ रहा है, चारों आयामों से। दिक्कत कहां हो रही है कि हमारा जो अभी सेंटर है, वो सेंटर अभी इधर है, ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, अभी हम लेफ्ट साइड में हैं। हमको होना किधर है? राइट साइड में। अभी हम व्यवसाय को केंद्र में बना करके पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। हमको सत्य, ज्ञान या अनुभव या जीवन को केंद्र में बना करके पूरा सेटिंग करनी है। गाड़ी ही उल्टी चल रही है, अपसाइड डाउन पूरा मामला बैठा हुआ है। तो जब तक ये उल्टा है काम, हम अलग दिशा में जा रहे हैं। हमारे जो जीवन में आशा विचार इच्छा है, वो एक अलग दिशा में जा रहा है, और उस दिशा में जाकर मनुष्य के अंदर निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। मेरी एक अपनी निजी घटना मैं बता रहा हूं। मैं तो ज्यादा लोगों का मृत्यु देखा नहीं, एक ही व्यक्ति का देखा, मेरे सामने हुआ। और उसने इतना, मरते समय इतना स्ट्रगल, इतना फाइट कि उसको जाना ही नहीं है। और वो मैं महीने भर उनके यहाँ जाते रहा हॉस्पिटल में, और उनसे बातें करता रहा। और उनका बस एकदम मतलब जर्जर शरीर, एकदम जर्जर शरीर, लेकिन जबरदस्त फाइट, जबरदस्त फाइट। फाइट किस बात की? एक और दिन के लिए। मैं सोचा कि देखिए, आदमी मतलब जब जी रहा है तो आदमियों से संघर्ष कर रहा है, और मर रहा है तो प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। किस बात का संघर्ष है उसका? इस बात का संघर्ष है कि प्रकृति में बोलना तो आसान है, और बहुत धार्मिक व्यक्ति, बोलना तो आसान है, शरीर नश्वर है,
छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है वो। और एकदम धार्मिक व्यक्ति की बता रहा हूं, मेरा खुद की बात है। और उनको फिर बहुत किया और बाद में उन्होंने तय कर लिया कि भी मेरे को जाना है, तो फाइनली उन्होंने किया। बट सवाल ये है कि उन्होंने जो फाइट किया, तो मुझे लगा कि प्रकृति में मृत्यु इतनी स्वाभाविक चीज है, हर जगह होती है, फिर आदमी क्यों इतना अच्छा कुछ कर भी नहीं सकते। 1 दिन या 100 दिन वो करने लायक की स्थिति में थे ही नहीं वो व्यक्ति, तो इतना फाइट क्यों? क्योंकि जब मैं जीता हूं और जीने में मैं सही नहीं जी पाया, जीने में पूर्ण नहीं हो पाया, जीने में अधूरापन रह गया, तो मैं कैसे छोड़ के चला जाऊंगा शरीर? क्योंकि काम तो बहुत बाकी रह गया ना। तो जो बात है कि अगर आदमी जीने में पूरा हो जाए, तो फिर मरने में तो फिर उत्सवशीलता ही होगा, क्योंकि काम ही नहीं बचा है। अब वो काम कैसे पूरा होगा? काम जीवन का है और हम कर रहे हैं शरीर के लिए। पूरी व्यवस्था बना कर रखा, पूरी गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है। आप एक एक गवर्नमेंट के एक एक सिस्टम को देखेंगे तो जान माल की रक्षा के लिए बना है। शरीर और सुविधा संसाधन, उसके लिए पूरी गवर्नमेंट काम करती है, और कोई चीज ही नहीं उसके लिए। जीवन के आधार पर कोई व्यवस्थाएं नहीं बनी है, ना तो कोई परिवार बना, ना समाज बना, ना व्यवस्थाएं बनी है। तीन ही है स्थली जीने की। तो ये जो स्विच है, वो स्विच आप भी कर सकते हैं, हमने करके देखा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सत्य के लिए समर्पित होते हैं, हमारे विचारों को एक जगह मिल जाती है। आप सोचिए कि कोई भी मनुष्य है, वो दिन भर क्रियाकलाप करता है, ठीक है? 9 भाई सुन रहे हैं? 9 भाई पहली बार जुड़े हैं, हाँ जी, सुन रहा हूँ जी, वैंकूवर से थैंक यू। हैं, है ना? 9 भाई वैंकूवर से हैं, पहली बार जुड़े हैं। दुनिया भर के जो बड़े प्रोग्राम हैं उनको उन्होंने किया हुआ है, चाहे वो भारत में चल रहे हो, राधा स्वामी से पहले इनका परिवार जुड़ा रहा, और चाहे वेस्ट में टोनी रॉबिन्स आदि लोग जो कार्यक्रम करते हैं, सबसे जुड़े रहे हैं। तो आज मेरी 9 भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे भी जुड़ना है। हमने कहा यार ये तो बहुत हिम्मत की बात है, अभी तो हम लोग काफ़ी आगे हैं, आपने परिचय शिविर अभी नहीं किया। तो अगर 9 भाई का ऐसा प्रश्न आएगा कभी कभी, तो जहाँ उत्तर देने लायक रहेगा दूंगा, और जहाँ नहीं होगा तो मैं भैया से निवेदन कर लूंगा कि पहले शिविर आदि हो जाए, फिर आराम से इस पे बात करेंगे। थैंक यू एनी जी, यू कैन कैरी ऑन, या है यू ना? कैन कैरी ऑन। बढ़िया। तो जो मैं कह रहा था भैया कि बात ये है कि हम लोगों ने ये देखा कि शरीर और जीवन दो चीजें होती हैं। शरीर मूलक सोचने से सारी एक दिशा में चीजें सेट हो जाती हैं, जीवन मूलक होने से एक दूसरे फ्रेमवर्क में चीजें सेट हो जाती हैं। अब हम अपने को जांचना है कि हम हर दिन बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। तो एक भाग है क्रियाकलाप करना, दूसरा है मेरे अंदर इच्छा का होना। इच्छा बड़ी शक्ति है या क्रियाकलाप? अगर हम इन दोनों में प्रश्न पूछेंगे तो क्या चीज आप ज्यादा कर सकते हैं, इच्छा या क्रिया? तो आप देखेंगे कि क्रिया आदमी कुछ समय में ही कर सकता है, वो बॉडी से डिपेंडेंट चीज है। और जैसे जैसे शरीर की आयु होती जाती है, हमारे क्रिया करने की ताकत घटती जाती है, लेकिन मेरे इच्छा की ताकत घटती नहीं है, इच्छा यथावत बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इच्छा की ताकत क्रिया से बड़ी है। अब हम क्या कर रहे हैं? क्रियाओं को करके इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। क्रिया छोटी चीज है, लिमिटेड है, टाइम टू टाइम कर सकते हैं, और इच्छा हर समय रहती है, नई नई इच्छा आ जाती है, आती ही रहती है, और इच्छा की ताकत मरती ही नहीं है। तो जो छोटी चीज है, जो छोटी क्रियाकलाप है, उससे बड़ी ताकत, बड़ी चीज जो इच्छा है, क्रियाकलाप से पूरा ही नहीं होता है। अब क्या है, इच्छा को पूरा करने के लिए उससे बड़ी चीज चाहिए। तो इच्छा से बड़ा है ज्ञान, अनुभव, सत्य। तो सत्य ज्ञान पूर्वक, अनुभव पूर्वक इच्छा भर जाता है, तृप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और जब इच्छा तृप्त हो जाता है,
तब हम सही व्यवहार और व्यवसाय करने योग्य होते हैं। हम तृप्त इच्छा, पूर्ण इच्छा के साथ व्यवहार करते हैं, तो जाकर हम अब क्रियाकलाप के आधार पर जीवन को संतुष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि जीवन में संतुष्ट होकर अपने व्यवहार, व्यवसाय आदि क्रियाकलाप करते हैं। इसलिए अपना पहले इच्छा का नियोजन सत्य के लिए करना चाहिए। इच्छा बनी ही है, विचार बना ही है, आशा बनी ही है सत्य को पाने के लिए। ये उसका नेचुरल डेस्टिनी है। तो आशा, विचार, इच्छा का जो नेचुरल डेस्टिनी है, जहां पे वो पूरा होता है, वो है अनुभव। अनुभव के लिए वो सारी शक्तियां बनी है जीवन की। हमने आशा, विचार, इच्छा को भौतिक रासायनिक वस्तुओं के लिए लगा दिया, इसलिए अधूरापन महसूस होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी मध्यस्थ दर्शन में, ये जो लेफ्ट साइड में व्यवसाय केंद्रित चीजें हैं, उसकी बजाय अनुभव केंद्रित सभी चीजों को सजा रहे हैं। अभी जो ये क्लास चल रहा है, ये अनुभव के अर्थ में चल रहा है। क्यों? क्योंकि अनुभव को पाने के लिए मनुष्य को अध्ययन करना पड़ता है, अध्ययन पूर्वक अनुभव होता है। तो जैसे जैसे हम अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपके आशा, विचार, इच्छा की ताकत जैसे जैसे अध्ययन में लगेगी, उससे अनुभव की संभावना बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे अनुभव की संभावना बढ़ेगी, आपके अंदर एक लहर, खुशहाली की लहर, एक उत्सवशीलता आएगी। उससे क्या होगा? जीवन में तृप्ति, जीवन में सुख, जीवन में विश्वास, ये रन करने लगेगा। और फिर जीवन जो भी क्रियाकलाप करेगा, हर क्रियाकलाप से वो सत्य को पाने के लिए ही आकांक्षी रहेगा, व्यवहार करेगा। तो क्यों करेगा व्यवहार? ताकि सत्य में अनुभव हो। और व्यवसाय को भी कैसे अरेंज करेगा? ताकि सत्य में अनुभव हो, है ना। तो वो हर एक चीज फिर सत्य के अर्थ में समर्पित कर देता है। क्यों? क्योंकि सत्य सबसे बड़ा है। सत्य के अर्थ में विचार या धर्म, उसके अर्थ में व्यवहार, न्याय, और उसके लिए फिर व्यवसाय। ये बेसिकली चीजें हैं। तो ये पूरा, और सत्यपूर्वक आनंद, धर्म विचार पूर्वक व्यवस्था, सर्वतोमुखी समाधान, व्यवहार में परस्पर न्यायपूर्वक परस्पर तृप्ति, और व्यवसाय जब हम नियम पूर्वक करते हैं, नियम पूर्ण तरीके से करते हैं, तो समृद्धि, परिवार में और प्रकृति में संतुलन। इतनी चीजें हैं। स्पष्ट हुआ इतना बात? ठीक है, आगे बढ़ता हूं फिर। अब हम लोग दर्शन के मूल वांग्मय के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो हम लोग अभी मध्यस्थ दर्शन में अध्ययन करने वाले हैं, उसके 4 भाग हैं: दर्शन, वाद, शास्त्र और संविधान। उसमें 4 दर्शन है, 3 वाद है, 3 शास्त्र है और 1 संविधान है। इसके साथ उसमें एक परिभाषा संहिता है। इसके साथ 2 परिचयात्मक पुस्तक रहती है। एक का नाम है अध्ययन बिंदु, विकल्प अध्ययन बिंदु, और दूसरे का नाम है जीवन विद्या एक परिचय। कुल मिलाकर इतना पूरा वांग्मय है, जिसको पूज्य नागराज जी ने, बाबा जी ने लिखा हुआ है। तो हम लोगों को अध्ययन में इन सभी चीजों को अध्ययन करना पड़ता है। तो अभी जब हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, इसमें हमारा एक जो परिचयात्मक है, जीवन विद्या एक परिचय, वो हो चुका है। उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। आप में से जिन लोगों ने पहले पठन कर लिया है जीवन विद्या का, बहुत अच्छा है। अगर नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग के थ्रू, बुक लेकर रिकॉर्डिंग के थ्रू आप अध्ययन कर सकते हैं। हम लोगों ने पीछे लंबे समय लगाकर उसका अध्ययन किया, बहुत विधिवत अध्ययन किया है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, जिस आप ग्रुप में जुड़े हैं अभी ये जेवी गोष्ठी में, उसमें उसकी ऊपर लिंक में रिकॉर्डिंग का लिंक भी है, जीवन विद्या एक परिचय का। तो उसको आप लोग उस पुस्तक को, क्योंकि अब दोबारा उसको हम नहीं पढ़ेंगे, वो हो चुका, इस ग्रुप में नहीं पढ़ेंगे। और जो आपके, अभी मैं शुरू करूंगा अगले हफ्ते से, तो एक और सूचना है कि आप में से जिनको भी लगता है कि आपके भाई मित्र जो भी है, बहन, माता जो भी है, जिनको भी जुड़ना है, आप उनको जो लिंक है सभी लोगों को शेयर करिए। ये जो जनवाद का है, जो लोग विद्या से परिचित हैं उनको आप शेयर करिए।
और अध्ययन में जोड़िए, और उसका एक लिंक रहता है, उसमें व्हाट्सअप लिंक भी है और जूम लिंक भी है। तो व्हाट्सअप में अगर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। एनीवे, तो आप उसको सूचना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं कह रहा था इसमें 4 दर्शन है, 3 वाद है, 3 शास्त्र और संविधान। और पहला इसमें क्या है, ये जो दर्शन है वो कारण है, मूल रूप से कारण भाग को एड्रेस करता है दर्शन। जो वाद है वो कर्ता है, कर्ता पद के साथ जुड़ा हुआ है। जो शास्त्र है वो क्रिया है, और जो संविधान है वो फल परिणाम है। ठीक है, तो कारण, कर्ता, क्रिया और फल परिणाम, इतने भाग में पूरा वांग्मय का स्वरूप बना हुआ है। तो कारण भी स्पष्ट होना, कर्ता पद भी स्पष्ट होना, क्रियाएं भी स्पष्ट होना, और उसके क्या फल परिणाम आने ये भी हमारे अंदर स्पष्टता चाहिए। जी मनीष भाई। भैया इस सारे का समुच्चय ही मानवीय कर्म है। हाँ नहीं, कर्म भैया देखो, कर्म एक अलग चीज है। कर्म के पीछे एक दर्शन होता है, कारण भाग होता है, जिससे कर्म किससे होता है, ज्ञान से होता है। ज्ञान पूर्वक कर्म होता है। तो ज्ञान का स्वरूप कहाँ बैठा है, दर्शन में बैठा है। कर्म करने वाले में एक कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है, ये है वाद। हम कर्ता को क्यों पहले चुने, क्योंकि हम सबकी कंडीशनिंग अभी करने के मोड में है कि अब बताओ हमको क्या करना है। आप समझ रहे हो, हम सबको कुछ करना है अभी। हाँ, हमको अभी ज्ञान नहीं चाहिए, पहले आप हमको बताओ करना क्या है। तो इसीलिए मैंने क्या चुना, सबसे पहले वाद चुन लिया है। और उसमें भी करना क्या है, करने में एक चीज होता है बातचीत। आदमी बातचीत तो हर समय करता है ना, और बातचीत ही हमारा ठीक ठाक ना हो तो हम ज्ञान तक कैसे पहुंचेंगे, व्यवस्था कैसे आएगी, न्याय कैसे होगा, व्यवसाय ठीक से कैसे होगा, है ना। हमारी बातचीत तो ठीक होनी पड़ेगी। तो हमने इन 3 वादों में से एक वाद लिया है, जनवाद, ताकि हमारा पहला काम ये हो जाए कि हमारा जो बातचीत है वो ठीक ठाक होने लगे। बातचीत ऐसा हो जो जीवन केंद्रित हो जाए। अभी बातचीत ज्यादातर सुविधा केंद्रित है, भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित है, अव्यवस्था केंद्रित है, समस्या केंद्रित है, भोग केंद्रित है, ठीक है, लड़ाई केंद्रित है, गॉसिप है। इस तरह से बातचीत होती है, युद्ध की चीजें बातचीत करता है। आप रोज न्यूज में देखो, पॉलिटिक्स है, पावर है ना, इन सब के बारे में आदमी बातचीत कर रहा है रोज रोज। तो यही सब बातचीत करते करते हम सत्य ज्ञान पालेंगे क्या, कि हमको बातचीत के कंटेंट को भी बदलना पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा कि सबसे पहला करते हैं कि हम लोग अपनी बातचीत ही ठीक कर लेते हैं। ऐसी बातचीत करते हैं जिससे जीवन में जागृति हो जाए। और ये अब उसमें 2 तरह की बातचीत है अच्छे बातचीत में। एक को कहते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम ऐसी बातें करते हैं जो दूसरे के मन को छुए, दूसरे को अच्छा लगे, उसको ठेस ना पहुंचाए। तो हमारा जो वाणी है उसमें किस तरह से संयमता हो, उसमें मधुरता हो, उसमें पोलाइटनेस हो, आपके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, कड़क नहीं होने चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को समावेशित करके एक तरीका बनाया गया। लेकिन जब हम जनवाद कह रहे हैं, व्यवहारात्मक जनवाद, जो कि सिमिलर कन्वर्सेशन के ऊपर ही बुक है, वो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जैसा नहीं है। इसमें पोलाइट की बात खाली नहीं है, पोलाइट तो आपको सामान्य रूप से होना ही चाहिए। रूड होकर भी क्या मिल जाता है, ठीक बात है। लेकिन खाली पोलाइट होने से हमारे संबंध ठीक नहीं हो जाते, व्यवस्था नहीं आ जाती। हमको अपने बातचीत के कंटेंट को बदलना चाहिए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे होते समस्या की, और हमको फील होता है मैं समाधान की बात कर रहा हूं। बात कर रहा हूं पावर को चैलेंज करने की, कि पावर गलत है, ये राजनेता गलत है, और हमको क्या लगता है मैं सही व्यवस्था की बात कर रहा हूं। बात करता हूं गलत क्या है, और हमको लगता है मैं सत्य की बात कर रहा हूं।
समझ रहे हो? तो हमारे अंदर बात मैं कुछ और करता हूं और उसका निष्कर्ष मैं कहीं और बैठा के रख लेता हूं। तो इस तरह से बातचीत में बहुत गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम मूल रूप से हम बात ही समस्या की कर रहे हैं, बात ही अव्यवस्था की कर रहे हैं, बात ही अन्याय की, बात अन्याय की कर रहे हैं। ठीक है, और हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि हम न्याय की बात कर रहे हैं। बात गरीबी की कर रहे हैं, भूखमरी की कर रहे हैं, हमको लगता है समृद्धि की बात कर रहे हैं। तो व्हाट हैपन, माइंड प्लेज अ ट्रिक लिटिल बिट, कि भाई जो बातचीत है वो नकारात्मक है अभी। ठीक है ना? तो बातचीत के कंटेंट को बदलना चाहिए। क्या कंटेंट हो, हमको कैसे पता चले कि जागृति आधारित कंटेंट क्या होगा हमारे बातचीत का? किन मुद्दों को बात करेंगे जिससे हमारे अंदर फॉर श्योर सत्य में अनुभव होगा? मतलब किन मुद्दों को बात करेंगे जिसमें सत्य में अनुभव होगा, ताकि जीवन में निरंतर सुख का संचार हो, विचार में समाधान होगा ताकि हम व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाए, व्यवहार में न्याय होगा ताकि हम परस्पर तृप्ति पूर्वक जी पाए, व्यवसाय में समृद्धि होगा, प्रकृति में संतुलन होगा। इस तरह के व्यवसाय होंगे। इसके लिए बातचीत कैसे होगी, क्या कंटेंट होगा, किसके बारे में बात करेंगे, उन सारे बातचीत को एक पुस्तक में सजोया गया है। उस पुस्तक का नाम है व्यवहारात्मक जनवाद। तो ये जो आपको पाना है उसको, तो मानव के साथ न्याय धर्म सत्य कैसे प्रमाणित हो, प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन कैसे प्रमाणित हो, इस प्रमाण हेतु बातचीत कैसे हो, किस जगह से शुरुआत किया जाए। क्योंकि हम बच्चे हैं तो अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने संबंधियों से बात करते हैं, बड़ों से बात करते हैं, समाज में बात करते हैं, कोई पढ़ा रहा है तो टीचर है तो वहां बात करता है, हर जगह काम पे बात करता है। बात किसकी करें? तो उसकी एक पूरा स्वरूप इसमें दिया गया है। ठीक, उसको हम लेकर आगे बात करते हैं। जी, एकदम सही कह रहे हैं कि अगर हम बात ही अव्यवस्था, अन्याय, अत्याचार, दुराचार की बात करेंगे तो हम उससे न्याय, व्यवस्था, सत्य इसको नहीं पालेंगे। बात चल रही रहस्यमयी बातें चल रही हैं और हमको ज्ञान हो जाएगा, तो रहस्य ज्ञान नहीं होता, रहस्यमयी बातें ज्ञान नहीं होती। तो हमको रहस्य की बात करनी है, अनसर्टेनिटी की बात करनी है, समस्या की बात करनी है, या फिर सहअस्तित्व, संबंध, न्याय, धर्म, सत्य, नियम, इसकी बात करनी, ये हमको तय करना पड़ेगा। तो मानव के साथ न्याय, धर्म, सत्य, प्रकृति, नैसर्गिक संबंध में नियम नियंत्रण संतुलन प्रमाण हेतु हमको बातचीत तय करनी है। तो ये बात आएगी आपको जनवाद में। क्लियर हो पाया मैं? और यदि बातचीत होगी तो फिर उस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और उससे हम फिर दर्शन तक पहुंचेंगे। हम उससे शास्त्र को भी जोड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं करने वाला हूं तो मैं ज्ञान संपन्न होकर जीने में उसको प्रमाणित करूंगा। ठीक है, तो थोड़ी सी बाबा जी ने जो वाङ्मय के बारे में कहा है उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ठीक है, और इससे आपको पूरे वाङ्मय का एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि वाङ्मय में क्या लिखा गया है। और ये आदरणीय बाबा जी ने ही कहा हुआ है। मतलब बाबा जी मतलब हमारे लिए वो बाबा जी दाढ़ी, मतलब कई लोग नए होंगे तो उनको लगता है बाबा जी मतलब कोई दाढ़ी वाले व्यक्ति होंगे, गेरुआ वस्त्र पहनोगे। जी नहीं, ऐसे कुछ नहीं, सामान्य व्यक्ति। बाबा जी मतलब हमारे लिए ग्रैंडफादर जैसे। उनका नाम पूज्य ए नागराज जी, जिन्होंने इस दर्शन को दिया, इस दर्शन के प्रणेता हैं वो, जिनके साथ हम लोगों ने अध्ययन किया है। वो एक सामान्य परिवार में जीते हुए साधना विधि से पूरा प्रकृति में अध्ययन किए। अध्ययन के फलस्वरूप में उनको अनुभव हुआ, अनुभव के साथ उन्होंने समाधान समृद्धि पूर्वक परिवार में जीकर प्रमाणित किया। प्रमाण के फलन में ये बातें हम लोग के सामने रख रहे हैं। उनके घर में जब हम लोग मिले थे तो 4 जनरेशन था। तो वो परिवार व्यवस्था में जिए, खेती किए, गोपालन भी किए और आयुर्वेद के काम करते रहे। जो नए व्यक्ति हैं उनके लिए सूचना।
तो उन्होंने क्या कहा वांग्मय के बारे में, उसको थोड़ा पढ़ता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं ये प्रश्न है, विकल्पात्मक अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान शिक्षा में किस प्रकार पहुंचेगा, ये उनसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न के उत्तर में चीजें लिख रहे हैं। उसको सुनने के लिए यहां इच्छा व्यक्त किया गया है। आप सब बहुत जिज्ञासा से इस बात को सुनना चाह रहे हैं, ऐसा मेरा स्वीकृति है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से परखा हूं। किसी आयु के बाद हर व्यक्ति, चाहे नर हो या नारी हो, अपने आप को समझदार मानता ही है। अभी तक की सोच से कुछ ऐसा निकलता है। पैसा पैदा कर सकने वाला पैसा पैदा कर सकने वाला समझदार है, पैसा पैदा नहीं कर सकने वाला समझदार नहीं है। तो जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन गए, उनको हम समझदार मानते हैं। इसके पहले बलशाली को समझदार मानते रहे, उसके पहले रूपवान को समझदार मानते रहे। बल और रूप के आधार पर समझदारी को पहचानने की कोशिशों को आदमी नकार चुका है, लेकिन ज्यादा धन और पद अर्जन करने वाले व्यक्ति को ज्यादा समझदार आज भी मानते रहे। धन और पद एक दूसरे के पूरक हो गए। धन से पद और पद से धन और धन से पद मिलने की बात हो गई। रूप, बल, पद और धन के आधार पर हम समझदारी को पहचान नहीं पाएंगे, यह हमारा निष्कर्ष निकला। तो 5 एसेट की बात हुई थी, उसमें रूप, धन, पद, बल और बुद्धि है। 4 के आधार पे हम समझदारी को पहचानते हैं। आज भी कई लोग बोलते हैं जीनियस, जीनियस को उसको बोलते हैं जो ज्यादा पैसा कमाने लगा, जो बड़े पावर में आ गया, प्रधानमंत्री बन गया, बड़ी स्मार्ट होगा भाई, तभी तो इतना समझदार नहीं होगा तो कैसे बना होगा प्रधानमंत्री। तो बात सही है, उसको हम लोग मानते हैं। अभी यह क्या कह रहे हैं, मानव चेतना पूर्वक जीना समझदारी है, यह निष्कर्ष निकला। मानव चेतना को मानव परंपरा में लाने के लिए मैंने शिक्षा विधि को शोध किया, शिक्षाविदों को समझाने का कोशिश किया। वह कोशिश होते होते आज छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा संस्थान इस प्रस्ताव को अध्ययन करने के लिए तैयार हो गया। वह बुद्धि, समय और साधन लगाकर अध्ययन कर रहा है, यह आपको सूचना देना चाहा। इस अनुसंधान के फलस्वरूप मानव व्यवहार दर्शन नामक पुस्तक तैयार हुआ। अब पहले दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दर्शन क्या कह रहा है उसकी स्पष्टता यहां आपको मिल जाएगी। तो इस अनुसंधान के फलस्वरूप मानव व्यवहार दर्शन नामक पुस्तिका तैयार हुआ, जिसको शोध ग्रंथ भी कह सकते हैं। मानव व्यवहार दर्शन में मानव चेतना विधि से व्यवहार का क्या स्वरूप होता है, न्याय का क्या स्वरूप होता है, इसका वर्णन है, उसको अध्ययन कराते हैं। मानव व्यवहार दर्शन में मानव के कर्तव्य और दायित्व को तय किया। मानव का कर्तव्य और दायित्व तय होना जरूरी है या नहीं है, इस पर आप ही निर्णय लीजिए। यह निर्णय लेना हर व्यक्ति का अधिकार है। मानव कर्म दर्शन में, अब उसके बाद दूसरा दर्शन, व्यवहार दर्शन के बाद कर्म दर्शन। मानव कर्म दर्शन में मानव के करने योग्य और ना करने योग्य कर्मों का विभाजन होता है। इसकी भी आवश्यकता या अनावश्यकता पर आप अच्छे से विचार कर सकते हैं। यदि यह हमारी आवश्यकता बनता है तो उसके लिए हम तत्पर हो ही जाते हैं। जिसकी आवश्यकता हम स्वीकार नहीं करते, उसके लिए हम तत्पर नहीं हो पाते हैं। तीसरी जो पुस्तक है दर्शन की, वो है मानव अभ्यास दर्शन। मानव अभ्यास दर्शन में व्यवहार और व्यवसाय में अभ्यास कैसे करेंगे, इसका निर्धारण किया गया है। अनुभव दर्शन में प्रमाणित होने के अधिकार को ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट किया गया है। इन चारों भागों की आवश्यकता है या नहीं, इसको सभी परिशीलन, निरीक्षण, परीक्षण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। दर्शन के बाद आता है वाद, जिसपे अभी हम लोग हैं, है ना। वाद में चारों अवस्थाओं के साथ कैसे हम जी पाएंगे, यह वर्णन किया है। पहला वाद कौन सा है, समाधानात्मक भौतिकवाद। भौतिक वस्तुएं कैसे समाधान के अर्थ में काम कर रहे हैं, इसका बोध कराते हैं। तो सभी भौतिक वस्तुएं समाधान के अर्थ में है, शरीर भी समाधान के अर्थ में है, ये अभी हमको पता नहीं है। तो सारी भौतिक रासायनिक रचना प्रकृति में समाधान के अर्थ में है। ये बात कैसे पता चल रहा है, कहां पता चल रहा है,
समाधानात्मक भौतिकवाद में। समाधानात्मक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विकल्प है बाय द वे। दूसरा जिसको अभी हम करने जा रहे हैं अभी, वो है व्यवहारात्मक जनवाद। मानव व्यवहार में जागृति को कैसे प्रमाणित करता है इसका बोध कराते हैं। तो व्यवहारात्मक जनवाद में क्या कर रहे हैं कि हम जागृति को प्रमाणित कैसे करेंगे इसका बोध करा रहे हैं। मानव का व्यवहार मानव के साथ न्याय, धर्म और सत्य पूर्वक होता है। मानव का व्यवहार मनुष्यतर प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक होता है। इसको स्पष्ट किया है किसमें? व्यवहारात्मक जनवाद में। तो ये व्यवहारात्मक जनवाद का कंटेंट हो गया आपका। इसके लिए व्यवहारात्मक जनवाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। उसमें क्या करें? अध्यात्म व्यापक में समाई संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति का हमको अनुभव होता है। फलस्वरूप मानव सहअस्तित्व को प्रमाणित करने वाला हो जाता है। पदार्थ ना हो, केवल व्यापक वस्तु हो, उसका कोई अनुभव नहीं है। केवल पदार्थ हो, व्यापक ना हो, तब भी मानव के अनुभव करने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब अनुभव कहाँ हो रहा है? सहअस्तित्व में। ठीक है, सहअस्तित्व में अनुभव, सहअस्तित्व ही मानव प्रमाणित करता है। अनुभव के लिए प्रकृति और व्यापक वस्तु साथ साथ में होना आवश्यक है। ज्ञान अवस्था की प्रकृति ही व्यापक वस्तु को अनुभव करता है, फलस्वरूप परम सत्य को प्रमाणित करता है। इसको मैंने अनुभव किया है, उसी अनुभव के आधार पर ही पूरे बात को प्रस्तुत किया है। उसके बाद आते हैं शास्त्र। तो 3 शास्त्र है। शास्त्र में पहला है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। चेतना का मतलब है ज्ञान, संचेतना का मतलब है सत्य को प्रकट करने वाला ज्ञान। जो सत्य को प्रकट कर दे संसार में, उस ज्ञान का नाम है संचेतना। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में मानवीयता पूर्वक प्रमाणित होने वाले 122 आचरणों को बताया गया है। इन आचरणों के आधार पर मानव व्यवस्था में जी पाता है। व्यवहारवादी समाजशास्त्र में मानव संचेतना के व्यवहार में प्रमाणित होने की बात है। आवर्तनशील अर्थशास्त्र में उत्पादन के लिए नियोजित होने वाले प्राकृतिक ऐश्वर्य के स्रोत को बनाए रखते हुए उत्पादन और विनिमय व्यवस्था के फलस्वरूप को बताया गया है। इन सब की आवश्यकता है या नहीं, आप शोध कर सकते हैं, समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, नकार भी सकते हैं, है ना। ये नहीं करे आप स्वीकार नहीं, नकार भी सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो आप वही करिए। आप यही स्वीकारो ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है, किंतु है ऐसा ही, ऐसा बताने की धृष्टता कर रहे हैं, या साहस कर रहे हैं, या अनुग्रह कर रहे हैं। इन तीनों में से जो आप स्वीकारें वही ठीक है। इस ढंग से दर्शनवाद और शास्त्र का प्रयोजन स्पष्ट हुआ। अभी तक हमारे साथ जितने भी लोग अध्ययन किए हैं, इनकी अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा मानकर स्वीकारे हैं। आगे यहाँ कैसे होगा और जगहों पर कैसे होगा, धरती पर और राज्यों पर कैसे होगा, इसको आगे भविष्य बताएगा। अभी छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्वीकृति बनी है, वहां कहने लगे हैं इस प्रस्ताव को समझे बिना कोई आदमी के स्वरूप में जी नहीं सकता। इसको लेकर यहां भी प्रयोग हो सकता है और जगह में भी प्रयोग हो सकता है। तो ये हो गया आपका वाङ्मय के बारे में पठन। इसके बाद में क्विकली 3 जो वाद हैं उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ देता हूं ताकि हमारी स्पष्टता और बन जाए। प्रश्न, आपके समाधानात्मक भौतिकवाद प्रस्तुत करने का क्या आधार रहा? उत्तर, भौतिकवादी विधि में बताते हैं अस्तित्व में हर जगह संघर्ष है। संघर्ष समस्या का पुंज है, बर्बादी का रास्ता है, जबकि मानव सहज अपेक्षा आबादी के लिए है। यह परीक्षण किया गया है कि भौतिक संसार समाधान के अर्थ में है, ना कि संघर्ष के अर्थ में। उसको कैसे बताया? 2 परमाणु अंश गठित होकर एक व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। 2 अंश के परमाणु का क्रियाकलाप और आचरण निश्चित है, 200 अंश के परमाणु का भी क्रियाकलाप और आचरण निश्चित है। यदि निश्चितता का यह स्वरूप समझ में आता है तो मानव स्वयं के आचरण के प्रति सतर्क हो सकता है। इस आधार पर समाधानात्मक भौतिकवाद को प्रस्तुत किया। प्रश्न, व्यवहारात्मक जनवाद का क्या आशय है, जिसको अभी हम लोग करने वाले हैं अगले सप्ताह से? उत्तर है, जन चर्चा में व्यवहार केंद्र में रहने की आवश्यकता है। व्यवहार से आशय है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या।
इस संदर्भ में ही हम चर्चा करें, इसी को जीवित रखते हुए हम चर्चा करें। पूरी चर्चा की बात कर रहे हैं कि क्या चर्चा करना है हमको। तो चर्चा का मूल मुद्दा है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ठीक है, तो इस संदर्भ में ही हम चर्चा करें, इसी को जीवित रखते हुए हम चर्चा करें। इस प्रकार की जन चर्चा से परंपरा में संस्कार सटीक स्थापित हो सकता है। तो हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? ताकि परंपरा में संस्कार स्थापित हो। हम यदि चर्चा ही वितंडावादी करते हैं तो आगे की पीढ़ी में सही स्वीकृतियां कैसे बनेंगी? आप देखते ही हैं जो न्यूज चैनल बाकी सब चल रहा है, सोशल मीडिया, आज जितनी बातचीत हो रही है उसमें आगे वाली जनरेशन के पास जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें कैसी स्वीकृति बन रही है, आप उसको प्रत्यक्ष रूप से समाज में देख सकते हैं। आगे पीढ़ी तक ज्ञान के पहुंचने के लिए चर्चा एक सेतु है, एक पुल है, एक ब्रिज है। तो चर्चा केवल सामान्य चीज नहीं है, चर्चा दो पीढ़ियों के बीच में एक ब्रिज भी बन रहा है, प्रमाणित करने की प्रेरणा है। प्रेरणा वो चीज है जो आशा विचार इच्छा के जो बाह्य शरीर ओरिएंटेड है उसको आत्मामुखी बना देता है, वो चीज प्रेरणा होती है। व्यवहार में निर्वाह तो सामायिक ही होता है, पर चर्चा में ताजगी सदा सदा बना रहता है कि हम ऐसा ही निर्वाह करेंगे। इसका नाम है व्यवहारात्मक जनवाद। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या या मानवीय व्यवहार हमारे जीने में भी रहता है और उसको लेकर चर्चा आगे पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्वरूप में भी रहता है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में जीने का भी सार है, प्रेरणा का भी सार है। ये क्या है? व्यवहारात्मक जनवाद। और फाइनली जो अध्यात्मवाद है उसको भी, लेकिन यहाँ अध्यात्मवाद जो अभी रहस्यात्मक अध्यात्मवाद की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो अध्यात्म का वो संदर्भ यहाँ पे है जो अभी परंपरा में है, उसका नहीं है। ये अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की बात कर रहे हैं। तो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद अनुभव को स्पष्ट करने हेतु है। अनुभव व्यापक वस्तु में संपृक्तता का ही होता है। तो अनुभव का वस्तु संपृक्तता है। व्यापक वस्तु मानव के अनुभव में ही आता है, चर्चा में यह पूरा नहीं होता। व्यापक वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता, अध्ययन पूर्वक एक एक वस्तु इकाइयों का साक्षात्कार होता है। नाम शब्द से वस्तु की पहचान होना साक्षात्कार है। इकाइयों के रूप और गुण के साथ उनके स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार होता है। वस्तु की पहचान होने पर शब्द गौण हो जाता है। यह है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। और समय अभी 1 मिनट बाकी है, लेकिन थोड़ा सा बाकी है। क्या किया जाए? रोका जाए अभी यहाँ पे और एक दिन और दिया जाए? क्या किया जाए? या पढ़ लिया जाए? पढ़ लेते हैं, पढ़ने का काम तो आज हो जाए। हाँ 2-3 मिनट लगेगा। मानव चेतना में परिवर्तित होना संभव है, ये आश्वासन है हम लोग को। तो कह रहे हैं मानव चेतना में परिवर्तित होना संभव है। कैसे? आचरण विधि से, संविधान विधि से, अध्ययन विधि से और व्यवस्था विधि से। मूल वस्तु इसमें अध्ययन है। अध्ययन विधि से, है ना, मूल वस्तु क्या है? अध्ययन है। अध्ययन विधि से मानव चेतना में परिवर्तित हुए और मानवीयतापूर्ण आचरण में पक्का हो गए। मानवीयतापूर्ण आचरण में मूल्य, चरित्र, नैतिकता तीनों आ गई। अब उसका कहीं भी आक्षेप नहीं हो सकता। इससे इसके मल्टीप्लाई होने की संभावना आ गई। आक्षेप विहीन आचरण यदि हो तो वह मल्टीप्लाई होगा या नहीं? जैसे एक वृक्ष से अनेक बीज होकर अनेक वृक्ष हो जाते हैं, वैसे ही मानवीयता का मल्टीप्लाई होना ही मानव का बीज है। इसमें सिद्धांत है तो असहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। इसी सिद्धांत में हमको पार पड़ना होगा। इसकी अनदेखी करेंगे तो हम फंसे ही रहेंगे। मैं एक बार एक बड़े अधिकारी से मिला था। उन्होंने कहा, हम अभी जैसे रहते हैं वैसे रहते रहे और हम मानव चेतना में परिवर्तित हो जाएं, ऐसा आप कुछ बताइए। यह कैसे हो सकता है भला? पूछ रहे हैं। आप कुछ भी अनाचार व्यभिचार करते रहें और साथ में सुधर भी जाएं, यह हो नहीं सकता। अपने द्वारा होने वाले अतिवाद का आकलन करना आवश्यक है। सुविधा संग्रह एक अतिवाद है, भक्ति विरक्ति एक अतिवाद है। इन दोनों अतिवादों में ने मानव को बर्बाद किया। मानव को बर्बाद करने वाली दो चीजें, एक सुविधा संग्रह और एक भक्ति विरक्ति। ये दोनों अतिवाद में गया है। इसी से
मानव का अध्ययन नहीं हुआ। तो भक्ति विरक्ति का विकल्प है समाधान, सुविधा संग्रह का विकल्प है समृद्धि। तो समाधान समृद्धि अतिवाद नहीं है, व्यवस्था में जीने का स्वरूप है, जिसमें हम परिवार व्यवस्था में जी पाते हैं। प्रश्न, भक्ति विरक्ति ने लोगों को कैसे बर्बाद किया? उत्तर, भक्ति विरक्ति में वही लोग गए जो अपने आप को बहुत अच्छा मानते रहे। ऐसे लोगों को अन्य लोग भी विद्वान मानते रहे, सम्मान देते रहे। ये लोग अपने पत्नी बच्चों को छोड़कर सन्यासी हो गए, जिससे उनका परिवार क्षतिग्रस्त हो गया। इस ढंग से भक्ति विरक्ति से लोग बर्बाद हुए। अभी सुविधा संग्रह के दरवाजे पर ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी तीनों भिखारी बने पड़े खड़े हैं। इनमें से ज्ञानी और विज्ञानी ज्यादा चालाक होते हैं, अज्ञानी कम चालाक होते होंगे, लेकिन तीनों समान रूप से दरिद्र हैं। दरिद्रता से मुक्ति पाने की संभावना तीनों में समान है, लेकिन इस दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए ज्ञानी और विज्ञानी को अज्ञानी की तुलना में ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। जिसको आज संजय भाई कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? ज्ञानी और विज्ञानी को किस अज्ञानी की तुलना में ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सहजता है, जिसको हम लोग अज्ञानी मानते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता में ज्यादा कचड़ा है। किसके? ज्ञानी और विज्ञानियों की मानसिकता में। मैं इस प्रस्ताव को लेकर ज्ञानी कहलाने वाले के पास भी गया हूं, विज्ञानी कहलाने वालों के पास भी गया हूं, अज्ञानी कहलाने वालों के पास भी गया हूं। इनमें से मैंने पाया विज्ञान बैकग्राउंड वाले लोगों को यह प्रस्ताव तत्काल स्वीकार होता है। इसका कारण है ज्ञानियों ने तर्क को नकारा, जबकि विज्ञान ने तर्क को खूब अपनाया और अपने अध्ययन को सिस्टमेटिक माना। विज्ञान ने यंत्र को प्रमाणीकरण का आधार मानते हुए जो यंत्र के पकड़ में आता है उसको ऑब्जेक्ट, अध्ययन की वस्तु कहा, और जो यंत्र के पकड़ में नहीं आता है उसको ऑब्जेक्ट नहीं माना। इस तरह विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन छूट गया। अब इस प्रस्ताव में तर्क के साथ सिस्टमेटिक अध्ययन भी है और स्वयं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में पहचानने की बात है। तो पहली बार कॉन्शियसनेस का एक ऑब्जेक्टिव स्टडी होता है इसमें, इसलिए यह विज्ञानियों को जल्दी रंगता है। यह मूल बात है, अपना भरोसा सुविधा संग्रह से समाधान समृद्धि में शिफ्ट होना, यही मुख्य बात है। तो हम जो अध्ययन करने वाले हैं, ये तब तक पूरा अध्ययन नहीं हो सकता ठीक से जब तक कि हमारे जीने का लक्ष्य सुविधा संग्रह से बदलकर समाधान समृद्धि में ना आ जाए। यह जिसका शिफ्ट हो गया वो पार पा गया, जिसका शिफ्ट नहीं हुआ वह प्रयास कर रहा है। तो आगे यहां से मैं शुरू करूंगा अगली बार, ठीक है? यहां मैं रोकता हूं। इस बीच में कोई 1 मिनट, कितना समय हो गया? 4 मिनट ज्यादा हो गया आज, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7:04 हो। हाँ, तो 4 मिनट ज्यादा हो गया ना। कोई बात नहीं है, मजा आ रहा तो था। कम है शास्त्री होनी चाहिए। तो आपके सामने पूरी बात रख दिया, एक भूमिका बना दिया जनवाद को पढ़ने के लिए, ठीक है? और जनवाद को अगले शनिवार सुबह 5:30 बजे से शुरू करेंगे। उसका ये वीडियो क्यों करना है वो हमने पूरा आपके लिए सेटिंग दे दी। आपके पास जो लिंक है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। एक बड़ा माहौल बनाते हैं अध्ययन का। क्या है कि चर्चा हमारा बदलेगा तो पूरी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत अलग दिशा में आगे गाड़ी बढ़ जाएगी। इसलिए इस पुस्तक को चूज किए हैं ताकि पहले हम अपने चर्चा के कंटेंट को बदलें। कन्वर्सेशन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के आधार पे हो, जागृति के आधार पे हो, ठीक है? तो बढ़िया, अब कुछ रखना है 1 आध मिनट बहुत थोड़ी बढ़िया। देर। नव भैया का वो चैट में लिखा है इंग्लिश में, और कुछ उपलब्ध है बर्तन, ऐसा लिखा है। भैया 9 भैया को मैंने रिक्वेस्ट किया, पहले भैया वैंकूवर में शिविर कराओ, समझे? और मैं आके 2 दिन का शिविर करता हूँ। पहले यहाँ पे माहौल बनाते हैं, पहले परिचय शिविर, इसमें थोड़ा सा लगेगा समय। किताब तो सभी मेरे पास है, मैं आपको इंग्लिश वर्जन दे दूंगा, व्यवहारात्मक जनवाद का इंग्लिश वर्जन दे दूंगा, ठीक है? बढ़िया। नमस्ते भैया। हाँ रेणुका दीदी। भैया आपने जो उसमें लिंक डाला हुआ है उसके हाँ हेलो। हाँ हाँ दीदी बताइए।
आप सुन रहे हैं भैया? हाँ जी जी। भैया आपने जो लिंक डाला हुआ है उसमें मैंने लॉगिन करा था भैया। जो आप लिख के भेज रहे हो ना, टाइपिंग कर रहे हो, वो क्लियर नहीं आ रही। दीदी किस में बात कर रहे हैं आप, मतलब? भैया आपने जो लिंक डाला हुआ है उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है, हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग के अंदर जैसे आप इसमें रिटर्न में भेज रहे लिख वो कर रहे हो, स्क्रीनशॉट वो कर रहे हो, उसके अंदर क्लियरिटी नहीं है। पीपीटी में काफी धुंधला धुंधला सा लिखा हुआ नजर आता है जो पीपीटी में। हाँ पीपीटी नहीं, यूट्यूब हो में हम सकता है कि यूट्यूब में देखते हैं तभी। हाँ जी। नहीं दीदी, उसमें हो सकता है आपकी हाँ जी। सेटिंग ना, आपकी सेटिंग जो यूट्यूब पे हो सकता है, वीडियो की क्वालिटी रहती है तो बहुत लो पे रहेगा तो धुंधला दिखेगा, आपको अपना क्वालिटी का सेटिंग बदलना पड़ेगा उसमें। तो जो आपके घर पे होंगे ना कोई, उनसे पूछिए, तो हो सकता है वो 144 पे हो, उसको कम से कम 360 पे कर ओके। दीजिए या 400। हाँ, उस पे करेंगे ना तो क्लियर दिखेगा। हाँ बाकी क्लियर है वैसे तो। तो ठीक है, हाँ, आप वो जो ठीक है। ठीक है। और कोई प्रश्न? नहीं तो फिर हाँ हाँ हाँ। नमस्ते हरिहर करके चलो रखते हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार। अच्छा हो नमस्ते गया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भैया। अरे गोविंद भाई, सभी कमल भाई जी, बहनों को जी नमस्ते आगे नमस्ते बढ़िए। सभी भाई बहनों को नमस्ते सभी नमस्ते को। नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्कार सभी भाई बहनों को। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते महेंद्र भाई, नमस्ते जसद भाई, सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते 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 सभी को। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी। नमस्ते। नमस्ते। भाई साहब, ये होली क्रांति देखो, ये करेगा हमारा चिल्ला क्रांति, चिंता न करो। नहीं भाई साहब, अच्छा चल रहा है, ठीक समझा रहा। अभी जाकर मुझे वहां पर व्यवस्था बनानी पड़ेगी अब।